तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये मेरा रह गया, तो मैंने इसे मिटाया नहीं अभी, है ना। तो फोर्स निकालना था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। मैंने क्या बताया था, इंड्यूस चार्ज, है ना। इंड्यूस चार्ज कैसे, हाँ, जैसे मान लिया कैपेसिटर होता है ये, और इस कैपेसिटर पर यदि एक्सटर्नल चार्ज, मतलब कैपेसिटर पर चार्ज क्यू नॉट और इस पे माइनस क्यू नॉट है ना, और यदि आप डाइलेक्ट्रिक रख देते हो तो डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस चार्ज आ जाता है, इंड्यूस चार्ज। क्लियर है क्या बात। तो इंड्यूस चार्ज कितना होता है, क्यू इंड्यूस जो होगा वो क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, और के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमेबिलिटी परमिटिविटी होती है, ये आ जाता है। और साथ में कहीं कहीं पे या माइनस नेगेटिव साइन भी लगा रखा होता है। तो मेरे को ये बताना है कि अगर जो आप इस वाली फेस को देखोगे, इस वाली फेस को, ये पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स लगता है, फोर्स कितना फोर्स लगेगा ये आप देखो। तो ये चार्ज कितना है, ये चार्ज है इंड्यूस चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। और कैपेसिटर के बीच में अगर जो ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और सिग्मा कितनी होगी, ये चार्ज कितना है क्यू नॉट, ये चार्ज कितना है माइनस क्यू नॉट। तो इसके अंदर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि ये जो ई नॉट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी भाई, क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा को क्या लिख लेंगे हम, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है। तो जो फोर्स लगेगा वो क्यू इंड्यूस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड हम बात कर लेते हैं, क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले कैपेसिटर के चार्ज की वजह से होगी, और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो जो फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्स लगेगा, इट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, ये वाला फोर्स लग जाता है। आ रही है क्या बात समझ में। तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब देखो मैं डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से बनाता हूं, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना बेटा, बोर्ड पे देखो ध्यान से, तो ये तो प्लस प्लस फोर होता है, और ये कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पर जो आता है नेगेटिव चार्ज और यहां आता है पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज। तो इस पे फोर्स लगता है इधर और इस पे फोर्स लगता है इधर, यानी कि इधर देखो मैं इसे साफ कर दूं, तो डाइलेक्ट्रिक पर इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स। तो इसके अंदर इस तरीके से फोर्स लगने लगता है, एक इधर एक इधर। क्लियर है क्या बात, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगने लगता है। क्लियर है क्या। और उस फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये तो आ गया फोर्स। वो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि डाइलेक्ट्रिक की साइड पर प्रेशर कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक पर प्रेशर कितना लग रहा होगा। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे बताओ, प्रेशर ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हाँ भाई प्रेशर कितना होगा बताओ, जो P होगा इट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, ऐसे करके फोर्स लगेगा, और फोर्स होगा कितना, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, और ए से और डिवाइड दे देंगे, है ना, ए से और डिवाइड दे देंगे, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, ये प्रेशर हो जाता है। और इस प्रेशर को ही हम स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो जो स्ट्रेस भी होगा ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस प्रेशर को आप स्ट्रेस भी बोल सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है ना, कि यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, या ये क्वेश्चन दे देगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। ये जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अब जैसे मान लिया एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, तो यदि फोर्स ज्यादा लगने लगेगा इस पर,
तो ये डाइलेक्ट्रिक टूट नहीं जाएगा, इट विल ब्रेक। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ब्रेक डाउन स्ट्रेस दे देगा, है ना। इफ ब्रेक डाउन स्ट्रेस इज गिवन, ब्रेक डाउन स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज सेम एज दिस इज Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 - 1 अपॉन के। तो ब्रेक डाउन स्ट्रेस दे देगा, जैसे मान लिया कुछ क्वांटिटी देगा 2 × 10⁻7 दे देगा, और फिर पूछेगा मैक्सिमम चार्ज गिवन कितना हो सकता है कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस या ब्रेक डाउन स्ट्रेस इतना है। तो आप क्वेश्चन में इस स्ट्रेस का यूज करके जो भी अननोन क्वांटिटी होगी यू कैन फाइंड। चलो तो मैं इसे साफ कर देता हूं। इस पे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कम बनते हैं क्वेश्चन, है ना। पूरा का पूरा मैंने एडवांस में तो पूछ सकते हैं, कंप्लीट मैंने आपको इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। कभी आप सोचो कि सर स्ट्रेस तो पढ़ा है नहीं उसमें, है ना। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, वो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड नहीं है, वो पहले रह गया था, अब आप उसे देखना। कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, क्लियर है के बाद कैपेसिटर को थोड़ा ऐसे बनाते हैं और इसकी प्लेट की बीच की डिस्टेंस x है और एरिया क्या है a है। तो और अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं ऐसे करके, क्लियर है क्या बात। बैटरी क्या है, बोल्ट की बैटरी है, डिस्टेंस d है, एरिया है, और इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ, सही है बात। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये स्विच है फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो यहां पे क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा चार्ज, यहां पर आएगा चार्ज आ जाएगा, क्लियर है क्या बात। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे देखो, जब इस पे चार्ज आ जाएगा तो ये जो प्लेट की डिस्टेंस है ना, अब देखो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट है। तो जब ये कैपेसिटर की एक प्लेट होती है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया सिग्मा है, क्लियर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, मान लिया नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा F, जो कि मैंने फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी बताया था आपको, है ना भाई, फोर्स बताया था। तो अब इस पर फोर्स लग रहा होगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। चलो मैं अब थोड़ा सा बता भी देता हूं फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स जो लगाएंगे वो लगाएंगे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से, और चार्ज तो होगा Q, इस पे भी चार्ज कितना होगा -Q, लेकिन डायरेक्शन इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी इधर, और कितनी होगी, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर लगता है कितना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द फोर्स Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स होता है। बात समझ में आई, ये फोर्स होगा। अच्छा अब देखो इसमें देखो, when capacitor is fully charged, इसे हमने फुल्ली चार्ज कर दिया, क्लियर है के बाद। नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड विद बैटरी। जब आपने इसे फुल्ली चार्ज कर दिया तो इस पे चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आएगा, ये रफ में कर रहा हूं बेटा, देखो मैं रफ में, है ना ये सब। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो, और हमने उससे बैटरी से हटा दिया ऐसे करके, यहां माइनस माइनस चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन x है, तो चार्ज जो रहेगा Q रहेगा यहां पे -Q रहेगा। दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, जो कि द फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर होता है, सही है। अब चार्ज जब हमने इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया ना, तो ये जो चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके बीच की प्लेट की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं,
ऐसे करके बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है? कैसे बढ़ाएंगे? यूं करके बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? ये वाली प्लेट। तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, यूं करके, यूं, है ना। When capacitor is fully charged, now it is disconnected from battery, and distance between plate is increased from x1 to x2. x1 पहले x1 थी, अब हम x2 कर रहे हैं। find the work done by external agent, है ना, in this process। हमें ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? पहले चार्ज किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, अब हम बढ़ा रहे हैं इसकी दूरी, x1 से x2 कर देते हैं, तो कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा। वही वर्क इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। सिंपल सा मैंने अब सारा आपको कहानी बताई दी है। मैं यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं, यहां ऊपर का साफ नहीं करता हूं, और जब ये आपने लिख लिया तो यहीं लिख देता हूं सॉल्यूशन, है ना। देखो बोर्ड पे सॉल्यूशन में कैसे आएगा इसका। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया है ऐसे करके, पहले इसके बीच की डिस्टेंस x1 थी, अब जब हम इसे बढ़ाएंगे इधर, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। स्लोली मूव करते हैं, स्लोली, एक शब्द वहां लिख लेना, स्लोली। स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना फोर्स इस प्लेट पर ये लगा रही होगी। तो इस प्लेट पे ये कितना फोर्स लगाता है वो मेरे को पता है। कितना? ये जो फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, है ना, रिक्वायर्ड, यहां लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एफ एक्सटर्नल कितना होगा? एफ के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है बात? तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? हां। क्यों? क्योंकि इस पे जब हमने बैटरी हटा दी तो इस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू ही रहेगा। तो फोर्स क्यू एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर है क्या बात? तो इसकी डिस्टेंस अभी x1 है, और जब आप इसकी डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, x1 से कितनी बढ़ाना चाहते हो? x1 से x2 बढ़ाना चाहते हो, है ना भाई। ये तो प्लस प्लस ये तो यहीं पे रहेगा, और इसकी डिस्टेंस आप x1 से x2 बढ़ाना चाहते हो F एक्सटर्नल लगा के। तो वर्क कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क क्या होता है? F डॉट एस होता है, यानी Fs cos थीटा कांस्टेंट फोर्स के लिए है फॉर्मूला ये। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको? एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? x1 से x2, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट s, और इसकी वैल्यू होगी x2 माइनस x1। सो दिस वर्क हैज टू डू बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द प्लेट फ्रॉम x1 डिस्टेंस टू x2। अभी इस केस में क्या करा था हमने? इसे फुल्ली चार्ज करके बैटरी से हटा करके प्लेट को हमने खींचा, तो प्लेट पर तो फोर्स पता था हमें इतना होता है, और निकाल लिया। तो इस केस में ध्यान से सुनो, ये जो एक्सटर्नल फोर्स था जो F के बराबर था, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट था, तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला आसान था। क्लियर है क्या बात? लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। अच्छा, एग्जांपल लिख लेना। नाउ इफ in above question battery is connected, बैटरी कनेक्टेड रहती है, बैटरी को नहीं हटाएंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम x1 to x2। Now calculate W एक्सटर्नल वर्क। अब हमें इसी स्थिति में F एक्सटर्नल लगाते हुए इनकी बैटरी की
इनके प्लेट की डिस्टेंस को x1 से s2 इंक्रीज करना है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है। अब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। बता सकते हो, करना तो ऐसे ही है इसी फॉर्मूले से, लेकिन अब की बार इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बराबर होगा। अब की बार फोर्स कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब बैटरी तो कनेक्टेड है इससे बी बोर्ड की, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस लगातार बदल रही है ना। पिछली बार बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो जो इसमें चार्ज आ गया तो आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, तो चार्ज इसमें फिक्स था, तो इसलिए फोर्स कांस्टेंट था। लेकिन अब की बार यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, तो अब की बार इस पे चार्ज वेरी करेगा। बात समझ में आई? देखो कैसे वेरी करेगा वो मैं बता देता हूं, इसे हटा देता हूं यहां से, है ना। कैसे सॉल्यूशन देखो इसका। अगर जो बैटरी कनेक्टेड है, इस चित्र को भी आप बना सकते हो, बैटरी कनेक्टेड है, तो जो चार्ज होगा किसी भी इंस्टेंट पर, चार्ज क्या होता है, C इंटू वी, और इसके बीच V पोटेंशियल तो फिक्स है, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस बदल रही है। मान लिया किसी समय इसके बीच के डिस्टेंस x है, तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x इंटू वी होगा। तो जो चार्ज है ना बेटा, चार्ज इट इज ए फंक्शन ऑफ x। चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन दिस केस इज function of x, and epsilon naught a v, they are constant, but in previous case the charge was fixed, therefore force was constant. Now the force between the plate is also a function of x, because force formula is given by q square upon 2 epsilon naught. तो जो फोर्स होगा वो q square upon 2 epsilon naught a, और q को क्या लिख लूंगा मैं, लिख लूंगा epsilon naught a v अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है क्या बात? तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। तो जो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये इससे कट जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दिस द फोर्स। तो जब फोर्स होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा वर्क के लिए। जब फोर्स वेरिएबल होता है, ये तो कांस्टेंट के लिए है, वेरिएबल होता है तो क्या लगाते हैं सौजन्या, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। नहीं आई बात समझ में? और इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो f क्या होगा आपकी बार, 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर dx, और लिमिट वेरीज फ्रॉम x1 से x2 तक वेरी करेगी, और अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। क्लियर है क्या बात? तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, x1 से x2 तक, और ये होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर v स्क्वायर, मैं इधर से हट जाता हूं, और ये x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। हाँ भाई, अरे x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस x की पावर -1 अपॉन -1 अपॉन x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको आना चाहिए, -1 अपॉन x होता है x1 से x2 तक। तो पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन x2, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x1। सो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। अब वो x1 x2 की कुछ वैल्यूज दे देगा, वोल्टेज की कुछ वैल्यूज दे देगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू में आप पुट कर देना। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस होना चाहिए कि जब आप इस पे वर्क करोगे तो बैटरी कनेक्टेड है, या पिछले क्वेश्चन की तरह बैटरी कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है क्या बात, है ना? तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है ना, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। फोर्स के साथ साथ में मैंने आपको उसका प्रेशर और स्ट्रेस भी बता दिया। अब मैं दूसरे नए टाइप के क्वेश्चन की ओर चलता हूं, है ना। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, है ना,
ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड inside capacitor when dielectric is inserted between plates। बात समझ में आ रही है नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से। अगर जो मान लिया ये कैपेसिटर है और इसमें एयर है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसके बीच की डिस्टेंस D है, तो पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हाँ भाई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पर वो dV - E डॉट dr से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगी। ये तब लगाएंगे हम जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। यहां पे क्या है V और यहां पे 0 व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, तो ये होता है V। और दूसरी बात, इसे हम सेम को इस तरीके से भी बता सकते हैं, ये रफ में लिख लेना आप, रफ में तेजी से, कि भाई अगर जो कोई कैपेसिटर, देखो ध्यान से, यदि कोई कैपेसिटर पर यहां पर चार्ज कितना है Q और यहां पे कितना है -Q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी कितनी होगी -सिग्मा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन सिग्मा इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात? क्यों? क्योंकि इस वाली प्लेट की वजह से कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इधर ही होगी, और वो भी कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर होती है जब चार्ज दिया हो या सिग्मा दिया हो इतनी, या जब बैटरी वोल्टेज V कनेक्टेड हो और प्लेट के बीच की डिस्टेंस D हो, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन D से भी आप लिख सकते हो। तो ये तो तब था जब एयर थी इसके बीच में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें कैपेसिटर में व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। तो इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट बनेगा व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड between plates and dielectric is inserted, dielectric is inserted। क्लियर है क्या बात? dielectric is inserted कैसे? मान लिया ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और हमने इसके बीच में B वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। बात समझ में आ रही है नहीं? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है के। तो जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो बोर्ड पे देखो, यहां पर और यहां पर पोटेंशियल V होगा और यहां 0 होगा। तो जब बैटरी कनेक्टेड होगी, चाहे यहां पर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे डाइलेक्ट्रिक जैसे इसमें नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/D थी, और जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लिया इसमें K या E आ रहा है, अब भी V/D इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, है ना। कब? जब बैटरी कनेक्टेड है। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले कॉपी करो, मैं और एक्सप्लेन करता हूं अभी। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। देखो कैसे, जब एयर थी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही थी और हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, लेकिन बैटरी वही है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, यही कैपेसिटर है यहां पर। इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक यहां से हम डाइलेक्ट्रिक लेकर के आए और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया ऐसे करके, और तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मैंने तो जबकि ऐसे बताया था, देखना ध्यान से सुनना, जब मैंने ऐसे बताया था कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो ऐसे करके, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी? E0/ER हो जाती थी ना, या E0/K, ये बताया था मैंने।
तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर यहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई नॉट थी जब इसके बीच में एयर है, और जब मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय ई आर यानी कि कम हो जानी चाहिए थी। समझ में आई ना बात? लेकिन ऐसा नहीं है ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ये, और आगे चल के मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी जब यहां पर ए आर था, और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपको पढ़ाया था और इसमें भी पढ़ाया था कि मैंने ये बताया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई नॉट है और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और ई नॉट बाई के हो जाती है। यहां पे डाइलेक्ट्रिक रखा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी की उतनी ही रहेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी ही रहती है। पहली बात तो ये, ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से आपको सब पता है। अब देखो ये तो रफ में ही चल रहा है, पहले मेरे को ये बताओ कि जब इसमें एयर थी तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बिल्कुल सही बात है। तो जब इसमें से चार्ज आएगा इस केस में कितना चार्ज आएगा भाई? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। बिल्कुल सही बात है। और C कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। तो इतना चार्ज आ गया। लेकिन जब आप इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हो तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। जब आप इसमें कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे ना, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। जब इसमें कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो इसमें चार्ज और निकलेगा, और अब इसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा? Q डैश होगा। और चार्ज कितना आएगा अब? Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू वी, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई तो कितना हो गया चार्ज? ये हो गया C डैश। हाँ भाई, C डैश कितना है? KC इंटू वी। तो पहले जो चार्ज था इस पे, मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले चार्ज कितना था? Q नॉट था। तो अब जो चार्ज होगा वो के क्यू नॉट हो जाएगा। पहले इतना कॉपी करो और बताओ मेरे को ये बात समझ में आती है? चार्ज इसमें क्यू नॉट, अच्छा जब एयर था तो क्यू नॉट था, जब डाइलेक्ट्रिक भरा तो चार्ज क्या रह गया? के क्यू नॉट। तो कैपेसिटेंस क्योंकि बढ़ जाती है इसलिए चार्ज भी बढ़ जाता है। अच्छा अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनना बात मेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम? मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसमें कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसमें एयर थी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये वाली जो चार्ज है, मान लिया इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और सिग्मा कितना था? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी थी। अब अगर जो मैं यहां पे Q डैश मान लूं और यहां पे कितना मान लूं? माइनस Q डैश, ऐसे आएगा ना, या प्लस 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 या माइनस माइनस, तो यहां के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ई डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और सिग्मा डैश कितना होगा? सिग्मा डैश कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपका Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। बिल्कुल सही बात है। और Q डैश कितना होता है? Q डैश पहले की तुलना में बढ़ चुका होगा, और वो कितना होगा? के क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। आ रही है बात समझ में? लेकिन क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है, समझ में आई ना बात? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये तो इस क्यू डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के टाइम्स। लेकिन ऐसे लिख देता हूं, लेकिन इन डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ई डैश अपॉन के होती है। तो इसमें जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा है ना, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? के टाइम्स बढ़ गई। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक्सटर्नल फील्ड का के टाइम्स होती है। तो ये जो होगी वो के क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के, से के कर देंगे कट जाएगा, क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ई। तो इसका मतलब
जब आपने कैपेसिटर नहीं रखा तो कैपेसिटेंस C थी और चार्ज Q नॉट था, लेकिन जब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज भी बढ़ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स बढ़ गई। लेकिन क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/K होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी आई क्योंकि चार्ज बढ़ गया, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1/K टाइम्स। तो यहां पे K से K कट जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए जब बैटरी कनेक्टेड हो चाहे एयर है चाहे डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड V/D ही होगी दोनों केस में। क्लियर है बात? और इस वाले फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं V/D से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। सही है ना बात? बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। सेकेंड केस में व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, बात समझ में आई, एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड नाउ, है ना, नाउ एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे है? जब आपने एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया, ठीक है बेटा, प्लस माइनस, और यहां पे प्लस प्लस चार्ज आ गया, माइनस माइनस, यहां प्लस क्यू आ गया, यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, और V वोल्ट की बैटरी है, सही है बात, और D इसके बीच की डिस्टेंस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें, हाँ भाई कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 इज इक्वल टू V/D होगी इस केस में तो अभी। लेकिन बोर्ड पे देखो, हम जो वोल्टेज है Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो वोल्टेज क्या होगा Q/C, क्योंकि अब की बार वोल्टेज है ना, वोल्टेज चेंज होगा और चार्ज सेम रहेगा, तो V की जगह हम Q/C इंटू D लिख सकते हैं। तो ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले केस में, Q/C, और आप C को एप्सिलॉन नॉट A, या आप सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी Q/A एप्सिलॉन नॉट, ऐसे सिंपल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो ये तो बिफोर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके, बोर्ड पे देखो, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी की कनेक्ट करने से पहले थी, यानी E0 होगी। अब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी यहां पे E0। अब हमने जब इसमें के डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो अब की बार इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E0/ER या कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थी और उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E' वो E0/ER हो जाती है। क्लियर है क्या बात? ऐसे साथ में सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, C, कैपेसिटेंस इस वाले केस में कितनी थी, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटेंस थी इसमें C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, चार्ज कितना था Q। ध्यान से सुनना, अब इस वाले केस में जब आपने ये रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा, कैपेसिटेंस हो गई KC। चार्ज कितना है, चार्ज है Q0, जितना पहले चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V', पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है इसके बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अरे Q इज इक्वल टू C इंटू V', तो V' जो होगा, चार्ज तो पहले था, अब कैपेसिटेंस कितनी हो गई C', और C' कितना है
सी डैश है, कितना है सी डैश, ये है के सी, के इंटू सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन के, पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, है ना, Q बराबर C इंटू वी होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन सी था। अब पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन सी इंटू के हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब 1 अपॉन के इंटू वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, कितने टाइम्स, के टाइम्स, क्योंकि चार्ज तो उतना का उतना ही है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के ER टाइम्स या के टाइम्स कम हो जाती है, जबकि पिछले वाले केस में जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगी V बाय। तो ये क्वेश्चन था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट रहता है, आप एक बार इसे पढ़ना, और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, शीट में दिए हुए हैं, CV में तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन शीट में जरूर आपको मिलेंगे, है ना भाई। ये है। अब मैं इसी से रिलेटेड, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है लाइक दिस, और इस पे हमने, है ना, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और इसकी कैपेसिटेंस है 20, मान लेते हैं 15 माइक्रोफेरेड है, माइक्रोफेरेड है इसकी कैपेसिटेंस, इतनी है। क्लियर है? के बाद अब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है, मैं यहां पे बना देता हूं ये डाइलेक्ट्रिक, और इसकी वैल्यू के की वैल्यू 3 है, डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है? के बाद when capacitor is fully charged, clear है? क्या बात? fully charged. Now a dielectric of K is equal to 3 is inserted between plates of capacitor. बात समझ में आ रही है ना? बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले समझाऊंगा। यदि कोई कैपेसिटर है आपके पास और आपने इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज नहीं आएगा। हाँ भाई, कितना चार्ज आएगा बता सकते हो? Q, यहां पे चार्ज आएगा। C तो इसकी कितनी थी, 15 माइक्रोफेरेड, तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा बताओ, C इंटू वी। C की वैल्यू कितनी है, 15 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज कितना है 20, 15 दूनी 30, 300 इंटू 10 की पावर -6, 300 माइक्रोकूलम चार्ज है। सही है बात? अब हम क्या करते हैं, हम इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक जब हम रख देंगे तो मेरे को बताओ, क्या इसकी कैपेसिटेंस बढ़ नहीं जाएगी? हां बढ़ जाएगी, कितनी, Kc। जब इसकी कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बढ़ गई, और बैटरी तो एज इट इज है, नहीं आई बात समझ में, तो इसमें से चार्ज और निकलेगा जो कि Q डैश होगा। आई बात समझ में? इसमें से और चार्ज निकलेगा फिर, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई, बैटरी में से और चार्ज ले लेगा और स्टोर कर लेगा। तो इस प्रोसेस में जब ये चार्ज यहां से जाता है तो इसमें से कुछ वर्क जो होता है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस में कितनी हीट निकली ये फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया था आधा पहले ही। क्लियर है क्या बात भाई? जब आप 20 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो इस पे चार्ज आपको पता लग जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब जब आपने इंसर्ट कर दिया और कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी 3 इंटू 15, 45 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, सॉरी माइक्रोफेरेड कैपेसिटी हो जाएगी। तो जो इसमें अब नया चार्ज होगा, वो निकाल लेंगे हम। कितना, यहां पे देखो, हाँ भाई ऐसे कर लो, तो जो Q डैश आएगा ना इस पे, Q डैश कितना आएगा, C डैश इंटू V। C डैश कितना है 45
माइक्रोफेरेड इंटू बी क्या है, तो ये क्या 900 इंटू 10 की पावर माइनस, तो जो क्यू डैश है 900 माइक्रो कूलम है। बहुत ही ध्यान से देखो, पहले जब इसमें एयर थी तो जो इसमें चार्ज था वो था 300 माइक्रो कूलम, सही है बात। अब जब आपने इसमें ये लगा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटेंस कितनी हो गई 45 माइक्रोफेरेड, तो क्या इसमें चार्ज नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना आएगा 900, कहां से आएगा, इस बैटरी से। तो जब बैटरी से चार्ज आएगा तो बैटरी के द्वारा वर्क होगा, और कुछ वर्क तो इसमें एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और कुछ वर्क इसमें हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें ये हीट ही फाइंड करनी है। देखो तो कैसे प्रोड्यूस हीट कैसे निकालेंगे, हीट निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, ऐसे निकालेंगे। तो वर्क डन बाय बैटरी निकलेगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो समझो पहले यहां पे जब ये सिस्टम था, अच्छा खासा सिस्टम रखा हुआ था, तो इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर होगी। बिल्कुल सही बात है, हाफ सी कितना है भाई 15 माइक्रोफेरेड इंटू 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, 400/2 है ना, और ये हो गया 200, और ये हो गया 15 दूनी 30 इंटू 10 की पावर -6, यानी 3 मिली जूल जो है ना इनिशियल एनर्जी थी, 3 मिली जूल। अब बोर्ड पे देखो, यहां पे जो यू फाइनल होगी इसकी वो कितनी होगी, हाफ सी डैश वी स्क्वायर। क्यों फॉर्मूला लगाया ये, क्योंकि वी सेम है, वी सेम है ना, तो हाफ सी डैश वी स्क्वायर। लेकिन सी डैश कितनी है, सी डैश तो 3 टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर है, तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर है। यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी फाइनल एनर्जी वो इनिशियल का 3 टाइम्स है। या तो आप हाफ सी वी स्क्वायर वैल्यू रख के निकाल लो या आसानी से ऐसे, तो ये 3 है और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यानी 3 मिली जूल। तो कितना आ गया 9 मिली जूल फाइनल एनर्जी हो जाती है। इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी ये है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट और वर्क डन बाय बैटरी और आपको निकालना है। कॉपी करो यहां। अच्छा देखो इधर ध्यान से, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे भाई, मैंने बताया था जब चार्ज बैटरी का ईएमएफ कितना है V वोल्ट, और इसमें से चार्ज फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा बता सकते हो, पहले चार्ज कितना था Q 300 माइक्रोकूलम, अब चार्ज कितना आया Q डैश कितना आया 900 माइक्रोकूलम। तो इसमें से चार्ज फ्लो कितना हुआ बता सकते हो, हां बता सकते हैं, कितना हुआ साइड में लिख लेना, जो चार्ज फ्लो होगा वो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, यानी Q डैश माइनस Q डैश कितना है 900 माइक्रोकूलम माइनस 300 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो होगा। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज बैटरी में से निकल रहा है, बैटरी इस चार्ज को अपने में से फेंक रही है, तो बैटरी के द्वारा वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो होगा Q फ्लो इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बात समझ में आ रही है नहीं, और इज इक्वल टू U फाइनल कितना है भाई, U फाइनल 9 मिली जूल माइनस U इनिशियल कितना है, इनिशियल 3 मिली जूल प्लस हीट। तो अब हम Q फ्लो इंटू U निकाल लेंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। मैं इसे साफ कर देता हूं, एक मिनट, ये तो शायद आपने नहीं लिखा होगा है ना। फ्लो इज इक्वल टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इज इक्वल टू Q डैश माइनस Q, है ना भाई। तो Q फ्लो कितना है 600 माइक्रोकूलम इंटू V, वोल्टेज कितना है 20, और इसमें से कितना जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 प्लस हीट, ये कितना बचेगा 12 इंटू 10 की पावर -3,
-6 × 10⁻³ प्लस हीट इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ जूल, यानी कि 6 मिली जूल हीट प्रोड्यूस होगी इस केस में। क्लियर है क्या बात? ये देखो, ध्यान से देखो, ये मतलब सही भी है। कैसे? बैटरी के द्वारा वर्क कितना आया था, बैटरी के द्वारा जितना वर्क आएगा उसका आधा एनर्जी में स्टोर हो जाता है और आधा हीट में बदल जाएगा। 3 मिली जूल पहले थी और 9 मिली जूल अब है, तो इसमें हीट एनर्जी कितनी आई, 6 मिली जूल एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई इसमें। तो 6 मिली जूल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, हीट में प्रोड्यूस हो गई। ऐसे भी आप कर सकते थे, और ये भी मैंने आप, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। एससीवी में क्वेश्चन दिए हुए, शीट में दिए हुए हैं क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे करेंगे अपन। और देखो, और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको तेजी से, ऐसे करके। मान लिया आपकी बार हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर। अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट। 2 शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो शीट में और एससीवी में आपको सब मिल जाएगा, लेकिन यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है, C, और हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। दोनों की कैपेसिटेंस C है, और दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस D होगी, जो कि नहीं दी हुई है। समझ में आई बात? और इसे आपने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नाउ ये कैपेसिटर A है, ये कैपेसिटर B है। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक K is equal to 2 is inserted between plates of B। डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट कर दिया, समझ में आई बात? तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड फर्स्ट रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन plates of capacitor B before and after inserting the डाइलेक्ट्रिक। नहीं आई बात समझ में? अभी तो सिचुएशन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा। जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर बी। पहला पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड हीट लॉस इन दिस, या हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस भी होगी। ऐसे करेंगे, बोर्ड पे देखो ध्यान से, है ना। आप यहां सॉल्यूशन लिखना, सही है बात, इसे साफ करना, और मैं इसे भी साफ कर देता हूं। अब मेरे को बताओ, अब यदि ये दोनों कैपेसिटर ए और बी दोनों सीसी के हैं, तो यहां पे V/2 पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से, है ना। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे आने वाला है। इसे रफ में लिख लेना भाई, पोटेंशियल डिवाइड V1 C1 C2, और इस पे V1, हाँ भाई, Q = C × V। V1 जो होता है वो C2/C1 + C2 × V, और V2 होगा C1/C1 + C2 × V। इसे याद रखना है अपने को, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल को। तो पहले तो V/2 है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, और मान लेते हैं इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/2। बात समझ में आई नहीं? तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, क्या होगा भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1? वो होगा V/D। V कितना है, V/2D, V/2D। तो बिफोर इंसर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी
v upon 2d, where d is the distance between the plate. Now listen one thing, अगर जो आपने इसके बीच में एक कैपेसिटर की प्लेट रख दी, ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया, और डाइलेक्ट्रिक कितना रखा भाई, k बराबर 2, k बराबर 2 रखा है ना, तो इसकी कैपेसिटेंस तो c रहेगी और इसकी कैपेसिटेंस kc हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2c, तो ये c है, ये 2c है, और v हमने यहां लगा रखा है, तो यहां पे v बन जाएगा और इसके बीच कितना जाएगा v2, तो v2 की वैल्यू बता दोगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम रहेगा, नहीं, अब तो अलग अलग होगा। जब तो आपने v में v/2 cc की वजह से लिख दिया था, अब इसके अक्रॉस v2 कैसे लिखोगे, v2 का जो फॉर्मूला होगा, v2 का फॉर्मूला c1 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v, यानी c1 कितना है c अपॉन 2 c इंटू v, यानी v अपॉन 3। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो अब की बार v/3 है, और डिस्टेंस कितनी है भाई इनके बीच में, d। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डैश, तो अब की बार E जो होगा वो v/2 होता है ना, v/d, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अब की बार v2, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो कितना हो जाएगा v अपॉन 3 अपॉन d, तो v अपॉन 3d आ जाएगा। तो आफ्टर इंसर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, बिफोर इंसर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो जो रेशो होगा, रेशो आपसे पूछा है क्या, E1 अपॉन E2 का, और E1 क्या होगा बेटा v अपॉन 2d, v अपॉन 3d, तो ये जाएगा 3:2 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया मेरा, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 आ गई, एज इट इज आ गई, है ना। अब हमें क्या करना है इस प्रोसेस में, देखो जब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी सिस्टम की, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है। आप समझ में आ रही है नहीं? तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे ये देखना है अपने को। देखो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, अब मैं इसे तो एज इट इज लिखा रहने देता हूं। अब यहां पे सेकंड पार्ट लिखना, देखो गंदा हो जाएगा नहीं तो सेकंड पार्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हटा देता हूं क्योंकि हमारे काम का नहीं है। लेकिन मेरे को ये बताओ, जब यहां पर सीसी पैरेलल में थे तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी भाई, सीसी दो सीरीज में है तो c/2 ऐसे आएगा ना, और V वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है, तो इनिशियल चार्ज यानी कि जो बैटरी में से फ्लो हुआ होगा वो कितना होगा, Q बराबर c/2 इंटू V, ये आ गया। दूसरी बात, इनिशियल एनर्जी जो होगी, तो देखो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV² लिख लेते हैं सिंपल, हाफ CV², C की जगह c/2, तो 1/4 CV² इनिशियल एनर्जी हो गई जब एयर था। अब बोर्ड पे देखो, अब पोटेंशियल को तो छोड़ो, यहां पे इसकी कैपेसिटेंस C थी और इसकी 2C थी, तो इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा, हाँ भाई वो कितना बनेगा पता है आपको, ये जो कैपेसिटेंस होगी, ये दोनों सीरीज में है ना बेटा, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, तो 2 अपॉन 3C, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो 2 अपॉन 3C आएगी। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अब इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली मैंने यहां पे, तो इस केस में जो इस पे चार्ज होना चाहिए Q फाइनल, वो कितना होना चाहिए, C इंटू V, 2/3 C इंटू V चार्ज होना चाहिए। पहले कितना था CV/2, अब है 2/3 CV, तो चार्ज तो इसका मतलब बढ़ गया, पहले 0.5 CV था, अब 0.67 CV है, तो इसका मतलब इस बैटरी में से चार्ज निकला, तो चार्ज फ्लो कितना लिखूं, हाँ भाई Q फ्लो कितना लिखेंगे, Q फ्लो लिखेंगे
फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था 2/3 CV, इनिशियल कितना था 1/2 CV। तो कितना जाएगा पता है आपको, किया जाएगा 1/6 CV। दिस इज द चार्ज फ्लो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये तो चार्ज फ्लो आ गया। अब इस वाले केस में फाइनल एनर्जी लिख सकते हैं हम, कितनी आएगी, हाफ CV², हाफ C और V²। तो कितनी हो गई CV²/3। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल है। और इस बैटरी में से जो चार्ज निकला वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इनिशियल इतना, फाइनल इतना, चार्ज फ्लो इतना। तो अब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है ना? मैं इसे अब साफ कर देता हूं, यहां से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस हीट, है ना? तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, चार्ज फ्लो मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू यू फाइनल हाफ CV² माइनस यू इनिशियल हाफ 1/4 CV² प्लस हीट। और चार्ज फ्लो कितना हुआ, हाफ 1/6 CV। चार्ज फ्लो कितना था भाई, हाफ CV इंटू V इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 LCM लेके 2 CV² प्लस हीट, और 1/4 CV² प्लस हीट, और ये आ जाएगा 1/6 CV²। तो हीट जो होगा 1/6 CV² माइनस CV² होगा 6 चौक 24, और कितना लिखेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये कितना आएगा भाई, 4 माइनस 6 CV²। तो माइनस कैसे आ रहा है ये यहां पे 1/3 है, नहीं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहां पे ये 3 है फाइनल, और यहां पे कितनी है 4। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहां पे देखो मैंने गलती कर दी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है। तो ये 12 आएगा एलसीएम, और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 4 CV² माइनस 3 CV²। तो ये आएगा 1/12 आएगा बेटा। अब सही है ना? और ये आएगा 12। तो अब हाँ भाई, 1/12 कॉमन लेके 2 - 1, तो हीट जो आएगा 1/12 CV² के इक्वल आ हीट प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी बताया, अपने हीट प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट भी बताया जब हम कैपेसिटर को इंसर्ट करते हैं, है ना? अच्छा, मैं थोड़ा सा और पढ़ाता हूं अभी आपको, क्लियर है क्या बात? देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवाइज तो कराना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर क्या था, बोर्ड पे देखना, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर था ना। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4πε0 R होती है, यदि आपको याद हो तो, आइसोलेटेड स्फेयर की 4πε0। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एनर्जी हाफ CV², मान लिया पोटेंशियल V है, या Q², मान लिया इस पे चार्ज कितना है Q, बोलो। जब इस पे चार्ज Q होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। KQ/R होता है ना स्फेरिकल कंडक्टर, ये कंडक्टर है, और इस पर यदि चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा, Q/4πε0 R। कैपेसिटेंस कितनी होती है 4πε0 R। तो जो इसकी एनर्जी होगी आप Q²/2C
2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हैं। साथ में पोटेंशियल इसका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। सेम चीज को मैंने कैपेसिटर के हिसाब से लिखा है। और जब मैंने कंडक्टर पढ़ाया था आपको, कंडक्टर का कॉन्सेप्ट यदि आपको ध्यान हो तो जो आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर, मैंने आपको उसकी सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला निकलवाया था। तो सेल्फ एनर्जी यही होती है Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब चार्ज इसके मेटल में तो क्या होता है, सरफेस पे ही होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एनर्जी ध्यान रखनी है आपको, साथ में इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। कैपेसिटेंस इतनी होती है। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूं इस कॉन्सेप्ट पर, मैंने रिवाइज करा दिया इस कॉन्सेप्ट पर भी। कुछ क्वेश्चन तो हमने पहले ही करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन अब हम कैपेसिटर की हेल्प से भी आपको कराएंगे, है ना। मेटेलिक कंडक्टर में भी मैंने काफी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था इसका, है ना। अभी और देखो सवाल, जैसे कि मान लिया एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, इसकी रेडियस क्या है, r है, और यहां पे स्विच लगा हुआ है ऐसे, और ये मेटेलिक कंडक्टर A है, और इसके बहुत दूर पर एक दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, इसकी रेडियस है 2r, ये है B। बात समझ में आ गई ना बात। और ये पहले तो स्विच है, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन स्विच, ओपन स्विच। और लिख लेना टू मेटेलिक कंडक्टर, टू मेटेलिक कंडक्टर स्पेरिकल, स्पेरिकल मेटेलिक कंडक्टर A and B are placed far away। दोनों बहुत दूर दूर रखे हैं, ध्यान रखना, बहुत दूर रखे हैं, are placed far away। क्लियर है क्या बात। as shown in figure, as shown in figure, आई बात समझ में, as shown in figure। दूसरी बात, इस पे चार्ज है, इस वाले कंडक्टर पर है चार्ज, कितना चार्ज है, Q, और इस पर क्या है, चार्ज कुछ भी नहीं है, और स्विच कैसा है, ओपन है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज कर देते हैं, फाइंड फर्स्ट पॉइंट। फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, कॉमन पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट जो है, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ भाई, जब आप इस पे यहां सॉल्यूशन लिखेंगे, अपन सॉल्यूशन दोबारा से बनाएंगे इसे। जब आप इसे क्लोज कर दोगे, ये तो क्लोज हो जाएगा, तो इसमें से कुछ चार्ज निकल के इस पे चला जाएगा और कुछ इधर रह जाएगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो, मान लिया एक्स चार्ज इस पे रह गया, तो मान लिया एक्स चार्ज इस पे आ गया, तो टोटल चार्ज तो अंदर रहेगा ना, तो Q माइनस एक्स इस पे रहेगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ चार्ज इधर और कुछ चार्ज यहां पर भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन क्या होगी, दोनों का एक पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये एक कंडक्टर बन जाएगा, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर देंगे, है ना। यहां पे कर देता हूं फर्स्ट पार्ट में, V1 इज, चलो यही कर देते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 लगा देंगे। तो V1 क्या आएगा, K Q अपॉन R, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, K Q अपॉन 2R, तो K अपॉन R, K अपॉन कट जाएगा, Q माइनस एक्स अपॉन एक्स बाय 2, 2Q माइनस 2x इज इक्वल टू x, सही है, 2Q इज इक्वल टू 3x,
x इज इक्वल टू 2q/3। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब यहां पर जो चार्ज आएगा वो 2q/3 आएगा, और यहां पे कितना आएगा भाई? q माइनस 2q/3, यानी कि इस पर जो चार्ज आएगा वो q/3 चार्ज आ जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, अब हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। जो V1 होगा वो KQ/R, KQ/R यानी KQ/3R आंसर आएगा, या इससे भी निकाल लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि सेम कंडक्टर सेम पोटेंशियल। तो ये आएगा KQ/R, KQ/3R इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द सेकेंड पार्ट। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है। अच्छा, अब हमें हीट लॉस निकालना है। पहले इतना कॉपी करो, हीट लॉस कैसे निकालेंगे बताओ? पहले तो जब देखो इधर, यहां पर इनिशियल चार्ज तो ऐसे था, कितना चार्ज था भाई? Q था, और यहां पर कोई चार्ज नहीं था, इस पे तो कोई चार्ज नहीं था क्योंकि ये तो ओपन थी। बोलो, इस पे तो कोई चार्ज नहीं था, ये R था, ये R था, तो इसकी एनर्जी 0। तो इनिशियल एनर्जी आप कहीं भी लिख लेना, आप थर्ड पार्ट ऐसे करके लिख लेना, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी होती है Q²/8πε0, है ना? ये हो जाएगी Q²/8πε0R प्लस इसकी कितनी हो गई? 0। तो ये तो इनिशियल हो गई। अब फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे? फाइनल एनर्जी में इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, तो आइसोलेटेड स्पेयर की एनर्जी आप ध्यान रखना Q²/8πε0R होती है। तो इस पे हाँ भाई UA प्लस UB लिख दूंगा मैं, तो UA कितना लिखूंगा? Q की जगह Q/3²/8πε0R प्लस, ध्यान से देखो, UB 2Q/3 का होल स्क्वायर 8πε0 और R की जगह 2R। बोर्ड पे देखो, U फाइनल इज इक्वल टू Q²/8πε0R इंटू 9, यह आएगा 4Q²/8 दूनी 16, 16πε0R अपॉन 9। सही है ना बात? 2 से 2 कट जाएगा, तो Q²/8 72πε0R, और ये भी आएगा 2Q² में काटता हूं केवल, और ये आएगा 72πε0R, तो ये हो जाएगा आपका 3Q²/72πε0R, और ये आएगा Q²/3 दूनी 6, 3 चौक 12πε0R। तो ये आ जाते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो निकाल ही लोगे आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क तो है नहीं, तो अप्लाई कर देंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस हीट। क्योंकि पहले जब यहां पे चार्ज था तो कुछ चार्ज यूं फ्लो होगा, तो उसमें से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी ऐसे, तो उसे H मान लिया। तो U इनिशियल कितनी थी बेटा? ये रहा Q²/8πε0R। U फाइनल कितना है? Q²/24ε0R प्लस हीट। H क्या होगा? Q²/8πε0R माइनस 24πε0R। तो 1/8/1/24, 3 माइनस 1/12, ये आ जाएगा 1/12 Q²πε0R हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी इस प्रोसेस में। क्लियर है बात? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।